ठीक है। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज व्हाट शुड बी द राइट डाई क्लियरेंस। जो हम पंच और डाई का जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है, हम सबका, हम लोग सब शीट मेटल फैब्रिकेटर्स हैं। ठीक है। जो हमारे पास जो पंच और डाई होता है, डाई में हम क्या शीट क्लियरेंस यूज़ करें अकॉर्डिंग टू द शीट थिकनेस, ये हम आज उसका एक 45 मिनट्स का छोटा सा ट्रेनिंग सेशन लेंगे। और इसकी मैं आपको रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा। तो अभी आप लोग कोई कुछ नोट्स मत बनाइए, सिर्फ और सिर्फ अटेंशन दीजिए जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसको नोट्स बनाने के लिए ये रिकॉर्डिंग भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा। ठीक है। तो दिस सेशन इज डेडिकेटेडली फॉर ऑल द यूजर्स जिनके पास टरट पंच प्रेस मशीन है। ठीक है। जिनके पास टीपीपी मशीन है, जैसे अमाडा की मशीन अगर आपके पास है, ट्रूम्फ की मशीन है या मूराटेक की मशीन है। ठीक है। तो वो आप के लिए ये इंफॉर्मेशन है। अगर आपके पास सीएनसी पंच प्रेस मशीन नहीं भी है, मतलब टीपीपी मशीन नहीं भी है, फिर भी आपको ये एक बेसिक नॉलेज है जो आपको आगे भी अपने करियर में इट विल हेल्प यू। ये इन्फॉर्मेशन होना आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है। तो ये जो मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ये किन लोगों के लिए, ये स्पेसिफिकली डिज़ाइंड है शीट मेटल फैब्रिकेटर्स के लिए। जैसे जिन लोगों के पास मेटल फैब्रिकेशन का काम होता है, जिनके पास पंचिंग मशीन होती है, जिनके पास लेज़र मशीन्स होती हैं, जिनके पास प्रेस ब्रेक मशीन्स होती हैं, बेंडिंग मशीन्स होती हैं, ये सेशन उन लोगों के लिए है। ठीक है। तो आज हम जो 40-45 मिनट की आज ट्रेनिंग कंडक्ट करेंगे, इसमें हम सीखेंगे क्या। मेरी स्क्रीन सबको दिखाई दे रही है क्लियर? मेरी स्क्रीन सबको दिखाई दे रही है? यस यस, दिखाई दे रहा दिखाई दे रही है, चलो ओके। तो आज की जो हम प्रॉब्लम है, हम ऐसी क्या प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिससे कि आप जब ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी तो आप हमसे क्या लेकर के जाएंगे। ठीक है। हम पहले समझेंगे कि भाई डाई क्लियरेंस से क्या आती है, बर। अगर डाई क्लियरेंस इम्प्रॉपर है तो उसकी प्रॉब्लम क्या होती है, जो पहला बाई प्रोडक्ट क्या होता है बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर डाई क्लियरेंस, वो होती है बर। ठीक है। तो आज हम समझेंगे कि बर होता क्या है। भाई जब तक हम प्रॉब्लम को जानेंगे नहीं, जब तक हम बीमारी को जानेंगे नहीं, तब तक उसका इलाज नहीं करेंगे कर सकते। तो आज हम समझेंगे कि बर एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाकर के देखेंगे। ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, व्हाट कॉजेज बर फॉर्मेशन, बर आता क्यों है। ठीक है। उसके बाद डाई क्लियरेंस का बर के होने या ना होने का पे क्या इम्पैक्ट है, मतलब ऐसा मैं क्या जादू करूं डाई क्लियरेंस में जिससे कि मेरी बर ठीक हो जाए, या ऐस अगर बर आ रही है तो मैं डाई क्लियरेंस सिलेक्शन करने में क्या गलती कर रहा हूं जिसकी वजह से मुझे डाई क्लियरेंस, जिससे मुझे शीट में बर आ रही हो। ठीक है। अब हम डाई क्लियरेंस की यहाँ बात कर रहे हैं, अब हम जानेंगे कि भाई डाई क्लियरेंस में एक्चुअली होता क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं डाई क्लियरेंस, डाई क्लियरेंस कौन सी शीट थिकनेस पे क्या सिलेक्ट करनी चाहिए, क्या इसका फॉर्मूला है, वो सारा कुछ हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। पांचवा पॉइंट है कि जो टूल मेकर होते हैं जैसे कि हम हैं, ठीक है ना, हम कैसे इंश्योर करते हैं कि आपने आपके एप्लीकेशन के हिसाब से आपको प्रॉपर डाई क्लियरेंस मिले। ठीक है। भाई आपने तो आइडेंटिफाई कर लिया कि आपको ये डाई क्लियरेंस चाहिए, आप समझ गए बर क्या होती है, आप समझ गए बर फॉर्मेशन क्या होती है, बट आप तो सिर्फ समझ सकते हो, बट एक्चुअली में डाई क्लियरेंस प्रॉपर डालने का काम मैन्युफैक्चरर का होता है। तो जब आप ये कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आप अपने टूलिंग मैन्युफैक्चरर से भी टेक्निकल भाषा में बात कर सकेंगे। ठीक है। कि भाई नहीं, मेरे को भर आ रही है, मेरे को डाई क्लियरेंस इतनी कर दो, या मेरे को नहीं आ रही है, मेरे को टाइट हो रहा है तो इतना कर दो, तो आप भी टेक्निकल भाषा समझ जाएंगे। ठीक है। तो आपका जो टूलिंग सप्लायर है वो भी समझ जाएगा कि हाँ भाई मैं इस बंदे से बात कर रहा हूँ जिसको बर और डाई क्लियरेंस की कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। ठीक है। तो पांचवा पॉइंट तो हो गया टूल मेकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। छठा पॉइंट हो गया कि जो टूल यूजर है, ठीक है, उसकी भी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जब हम बर कंट्रोल और डाई क्लियरेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो ये आज हम 6 पॉइंट्स को समझेंगे और इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन एंड आंसर आपके पास जो भी हैं आप एक पेन पेपर पे नोट कर लीजिए। सेशन के बाद आपके जितने भी सवाल होंगे उन सब के जवाब हम देंगे। ठीक है। तो
बात हमारे डिस्कशन ये हुआ कि हम समझेंगे क्या लास्ट में, बाय द एंड ऑफ 90 मिनट्स आपको मिलेगा क्या? यू विल गेट अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बर फॉर्मेशन, यू विल नो हाउ इम्पॉर्टेंट इज डाई क्लियरेंस, और भी मैं डाई क्लियरेंस के अलावा भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपसे शेयर करूंगा, ठीक है? उससे पहले मैं 5 मिनट आपका लेना चाहता हूं अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए। कुछ लोग मुझे जानते भी होंगे, ठीक है, जैसे मनोज जी मुझे जानते होंगे, भूपेंद्र जी मुझे जानते होंगे काफ़ी सालों से, बट जो लोग नए हैं मैं उनको अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम हर्ष है, मैं एक शीट मेटल टूलिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिसका नाम है इंस्टा प्रिसिशन टूल्स एलएलपी, उसका फाउंडर हूं, ठीक है? और हमारी कंपनी पिछले 10 साल से पंच प्रेस और प्रेस ब्रेक टूल्स बना रही है, ठीक है? और मैं टूलिंग बनाने के साथ साथ एक ऑथर भी हूँ। ये मैंने एक बुक भी लिखी है, 9 मनी ड्रेनिंग मिस्टेक्स। ये अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है। और ये मैं अपने जितने भी मेरे सर्कल में जितने भी मेरे कस्टमर्स हैं, जो कस्टमर्स नहीं भी हैं, जो सीखना चाहते हैं शीट मेटल फैब्रिकेशन में क्या कॉमन गलतियां लोग करते हैं, तो उसके अंदर, इस बुक के अंदर मैंने अपना पूरा 10 साल 12 साल का एक्सपीरियंस इस बुक के अंदर डाला है, ठीक है? ये कुछ मेरे कस्टमर्स हैं जिनको मैं ये बुक प्रेजेंट करता हूँ फिजिकली जा कर के, ठीक है? हमारी कंपनी दिल्ली बेस्ड है। हमारी कंपनी को एमएसएमई गवर्नमेंट अवार्ड्स भी मिले हैं, और काफ़ी कस्टमर्स भी हमें अपने अच्छे परफॉर्मेंस के वजह से अवार्ड्स देते हैं, ठीक है? हम काफ़ी फिजिकल ट्रेनिंग्स भी कंडक्ट करते हैं, ठीक है ना? बिकॉज हमारा विश्वास ये है, हमारी कंपनी का विश्वास ये है कि अच्छे टूल्स आप बना रहे हैं वो एक सिर्फ 20% ऑफ द जॉब है, बाकी 80% जॉब है उन टूल्स को कैसे अच्छे से चलाना है उसकी ट्रेनिंग देना, ठीक है? हमारा एज ए मैन्युफैक्चरर का रोल आपकी अच्छी प्रोडक्शन में सिर्फ 20% का है प्रॉपर प्रोडक्शन के लिए, बाकी 80% का जो रोल है वो, क्योंकि टूल आपके एंड पे चलते हैं, मेरे फैक्ट्री में तो चलते नहीं है, तो मुझे इट इज़ माई ड्यूटी, जो टूल बना रहा है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि एंड यूज़र्स को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, ठीक है? तो हमारी कंपनी इसको बहुत फॉलो करती है, स्ट्रिक्टली फॉलो करती है, और आज भी हम जो बैठे हैं ऑनलाइन वो भी इसी मिशन का एक हिस्सा है, ठीक है? तो हम जब फैक्ट्री में जाकर के ट्रेनिंग करते हैं तो फिर हम सबको ऐसा एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी देते हैं, ठीक है? और एक आपको मैं एक छोटा सा टेस्टिमोनियल भी सुनाता हूँ। टेक्निकल बेनिफिशियल पूरा का पूरा स्पीच था, और एनर्जी लेवल की कहीं भी कमी नहीं थी पूरे दैट वाज द गुड थिंग। और जितना भी इसके अंदर मटेरियल था वो सारा मटेरियल पूरी टीम के लिए वो मटेरियल था कि जो उनके डेली यूसेज के लिए डेली वो काम कर ही रहे, और डेली वो चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं, उसी से रिलेटेड मटेरियल था। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्टिव होने वाला है सॉफ्टवेयर में, जो मेरी ऐसी फीलिंग है। तो अब हम बेसिकली करते क्या है उसका मैं आपको एक ब्रीफ दे देता हूँ कि वी आर नॉर्थ इंडियाज नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग टूलिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एंड वी आर इंडियाज फर्स्ट एंड ओनली R&D ड्रिवन टूलिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ठीक है? हम लोग नए नए मटेरियल्स की कोशिश करते रहते हैं, हमारे पास आए, हम नई नई टाइप के टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करते रहते हैं, जिससे कि कॉस्ट को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है टूलिंग के केस में, ठीक है? मतलब हमारा मानना ये है कि टूलिंग की क्वालिटी अच्छा करने के लिए कॉस्ट का भी ज़्यादा होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है? टूल तो अच्छा वो है कि टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके अगर हम प्राइस को लोअर कर सकें बिना क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करें, रादर क्वालिटी को इंक्रीज़ करें, तो दैट इज़ द राइट टेक्नोलॉजी। तो हमारी कंपनी उस पर ज़्यादा काम करती है, ठीक है? तो ये कुछ पंच प्रेस टूल्स हैं। हम लोग पंच प्रेस टूल्स के साथ साथ प्रेस ब्रेक की टूल्स भी बनाते हैं, आपके बेंडिंग के टूल्स भी हम बनाते हैं, ठीक है? तो ये कुछ हमारे कस्टमर्स हैं जो कि हमारी सर्विसेज से बहुत हैप्पी हैं। और आप सबके माइंड में सवाल ये आ रहा होगा, या बहुत लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि यार हर्ष, आप बहुत लोगों को ट्रेनिंग देते हो, उससे ये होगा कि लोग टूल को अच्छे से चलाना सीख जाएंगे, और जब अच्छे से चलाना सीख जाएंगे तो उनकी रिक्वायरमेंट डाउन हो जाएगी टूलिंग की, और जब रिक्वायरमेंट डाउन हो जाएगी तो फिर आपकी सेल भी तो डाउन होगी। मेरे से अक्सर यही सवाल लोग पूछते हैं, बट मेरा मानना ये है कि मार्केट बहुत बड़ी है, ठीक है ना? और जितना लोग अच्छे से टूल को इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो मेरा सेल डाउन नहीं होगी, मेरी सेल और बढ़ेगी, क्योंकि मार्केट में अवेयरनेस फैलेगी, लोग समझ जाएंगे कि भाई हाँ, एक ये बंदा है जो टूलिंग के बारे में बात कर रहा है,
प्लस जो मेरा मिशन है वो ये है कि मैं 2 साल के अंदर अंदर 1,000 शीट मेटल फैब्रिकेटिंग कंपनीज का प्रॉफिट बढ़ाने में एक छोटा सा योगदान दूं। मेरा कंट्रीब्यूशन हल्का सा जो हो आपके प्रॉफिट को बढ़ाने में, वो मेरी तरफ से हो सके। भाई देखो, मैं टूलिंग का पर्सन हूँ, मैं आपके पंचिंग बेंडिंग मेटल फैब्रिकेशन के डिपार्टमेंट में आपकी मदद कर सकता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मुझसे जितना से जितना आप सीख सकें आप सीखिए और अपने फैब्रिकेशन के प्रोसेस को और अच्छे से ऑप्टिमाइज कीजिए, ठीक है। ये करने से आपकी टूलिंग की परचेज कम हो जाएगी, कम हो जाने के बाद आपका ऑब्वियसली कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने शुरू किया था, शुरू से मैं आपको बोला था कि बर इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ पुअर डाई क्लियरेंस, ठीक है। मतलब डाई क्लियरेंस के का सही नहीं होने से बर जनरेट होता है। तो बर को समझना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। अब मैं आपको एक बर का माइक्रोस्कोपिक लेवल फोटो दिखाता हूँ, ठीक है। आप ये देखिए, दिस इज़ अ गुड होल। जो ऊपर जो इमेज है ये एक सही होल है, ठीक है। और जो नीचे जो इमेज है ये एक बैड होल है, ठीक है। गुड होल क्यों है? क्योंकि देखिए इसमें टॉप और बॉटम बिल्कुल फ्लैट है। ये बैड होल क्यों है? क्योंकि आप बॉटम में देखिए यहाँ पे हल्का सा एक पार्ट नीचे की तरफ बढ़ा हुआ है, ठीक है। ये जो नीचे जो पार्ट जो बढ़ा हुआ है इसी को हम बोलते हैं बर, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं बर, करेक्ट। अब हमने फोटो में तो देख लिया कि भाई उंगली आंख से तो बर दिखता नहीं है जब तक हम शीट को टच ना करें, ठीक है ना। जब हम टच करते हैं तो जो बर होती है वो हमारे को इस तरीके से नजर आती है। बर हमेशा शीट के लोअर साइड होती है, कभी भी ऊपर की तरफ बर नहीं मिलेगी आपको, हमेशा नीचे की तरफ बर मिलेगी। मैं बताता हूं क्यों, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है? आप मुझे एक बार ओके ओके बोल दीजिए। अगर मैं फास्ट जा रहा हूं तो मुझे बोल दो कि मैं फास्ट जा रहा हूं, अगर मैं स्लो जा रहा हूं तो मुझे बता दीजिए कि मैं स्लो जा रहा हूं। अब्दुल जी बता दीजिए। यस यस, चलिए आगे। ठीक है, यस। आगे बढ़ते हैं। ओके सर। आगे बढ़ते हैं सर। गुड होल बैड होल हमने देख लिया। बर इस माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कुछ इस प्रकार दिखता है। अब हम बर जनरेट होने के जो स्टेप्स हैं उसको मैं समझता हूं। देखिए, जब भी पंचिंग प्रोसेस होता है उसको हम 3 भाग में बांटते हैं, ठीक है। जब भी पंच शीट को टच करता है और डाई के अंदर जब घुसता है तो जो कटिंग प्रोसेस होता है उसके 3 स्टेजेस होते हैं। 3 स्टेजेस होते हैं। ये इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट है, ये हमें इंजीनियरिंग में भी पढ़ाया गया था। मैं आपको अभी शॉर्ट में समझा देता हूँ, जितनी ज़रूरत है उतना समझा देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, ये मान लेते हैं हमारा पंच है, ये बीच में हमारी शीट है और ये लोअर जो पार्ट है ये मेरी डाई है, ठीक है। तो जब भी पंच शीट को टच करता है, कटिंग तो तब करेगा ना जब पहले टच करेगा, ठीक है। एकदम से तो कटिंग हो नहीं जाती। तो पहले जब पंच आता है तो वो शीट को टच करता है, टच करता है और थोड़ा सा नीचे आगे बढ़ता है तो शीट में हल्का सा एक प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, ठीक है। हल्का सा एक प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। अभी कटिंग नहीं हुई है, अभी शीट कटी नहीं है, ठीक है। पंच ने शीट के ऊपर बस टच किया है और हल्का सा दबाया है तो शीट मेरी थोड़ी सी ऐसी थी, थोड़ी सी बेंड हुई है, ठीक है। तो ये था पहला स्टेप, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। सेकेंड स्टेप जो है दैट इज पेनिट्रेशन। मतलब अब टच होने के बाद जब मेरा पंच नीचे जा रहा है तो मेरा जो शीट है वो डाई के अंदर हल्की सी कटना होना शुरू हो चुका है। अब कटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। पहला स्टेप क्या था? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, जिसमें पंच जो है वो शीट के ऊपर हल्का सा टच करके जरा सा डाउन करता है, डिफॉर्म होता है, ठीक है ना, शीट हल्की सी लचक सी जाती है। सेकेंड स्टेज होता है पेनिट्रेशन, मतलब पंच जो है वो शीट के अंदर थोड़ा ज्यादा मात्रा के अंदर घुस गया है, ठीक है। तीसरा पार्ट जो है वो है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर मतलब अब जो है पंच मेरा शीट के अंदर पूरा जा चुका है और जो स्क्रैप है वो मेरी डाई के नीचे से नीचे गिर गई, ठीक है। तो आपसे कोई भी पूछेगा कि भाई नॉर्मल कटिंग का प्रोसेस क्या होता है, तो आपने ये नहीं बोलना कि सिर्फ कटिंग हो जाती है, नहीं।
इंजीनियरिंग में इसको बोलते हैं इट इज कट नॉर्मल कटिंग। कोई आपसे पूछेगा कि भाई पंचिंग कैसे होती है, हाउ इज अ होल फॉर्म, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग अ होल, तो आप बोलेंगे कि भाई कटिंग होने के 3 प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस होता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, दूसरा प्रोसेस होता है पेनिट्रेशन, तीसरा प्रोसेस होता है फ्रैक्चर। ठीक है, ये एक बड़ा कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन भी है। आप जब जाएंगे कंपनीज में तो हो सकता है इंटरव्यू में भी आपसे ये पूछें कि भाई होल कैसे होता है। तो ऐसे नहीं बोलना कि भाई पंच आता है, डाई आती होती है और ऐसे करके होल हो जाता है, ऐसे नहीं होता। उसको आपको बोलना है कि 3 प्रोसेस होते हैं। सामने वाले को लगेगा कि यार ये बंदा अपना होमवर्क करके आया है, इसको कॉन्सेप्ट की डेप्थ मालूम है। ठीक है, आप चाहते हैं तो इस इमेज की फोटो भी ले सकते हैं, इस स्लाइड की फोटो भी ले सकते हैं। आगे बढ़ता हूं, ये तक यहां तक क्लियर है। ये थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है, आगे इजी है। अब 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 आ जाते हैं बर के को कंट्रोल क्या चीज करती है। ठीक है, अब ये इसको हम इमेज को ध्यान से देखते हैं। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं। ठीक है, ये मेरा बर फॉर्मेशन जो शीट होती है, जो मान लो आपने राउंड 20 का जो पंच किया मान लो एक शीट में, उसका क्रॉस सेक्शन पे हम इसको जूम कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं जो डिस्टेंस ए है, मतलब यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये है मेरा प्लास्टिक फॉर्मेशन डिफॉर्मेशन, जो मैंने पीछे वाली स्लाइड में डिस्कस किया था। जो मैंने प्लास्टिक डिफॉर्मेशन डिस्कस किया था वो है डिस्टेंस ए। डिस्टेंस ए मतलब यहां से लेके यहां तक। ठीक है, डिफॉर्म हो रहा है प्लास्टिक। सेकंड था क्या, पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन जो है ये है इतनी दूर पे जहां पे बी मार्किंग है। ठीक है, जो फ्रैक्चर है वो होता है सी वाले एरिया में। ठीक है, मतलब मैं आपको सरल भाषा में बताता हूं। ठीक है, जो आप स्क्रैप देखते हो, जो नीचे जो दाल गिरती है, जो स्क्रैप होती है, जो टिक्की गिरती है, अगर आप उसको बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको ना ऊपर से मुश्किल से 10 या 20% के एरिया में आपको चमक दिखाई देगी। बाकी नीचे थोड़ा सा आपको फटा फटा सा नजर आएगा। ठीक है, वो जो चमक वाला एरिया था स्क्रैप में, वो बेसिकली ये वाला पार्ट है, कटिंग वाला पार्ट है। बाकी नीचे जो है ये फ्रैक्चर वाला पार्ट है। फ्रैक्चर मतलब शीट को वो पंच जो है वो फाड़ करके नीचे गिराता है। ठीक है, तो जब मेरी डाई क्लियरेंस ज्यादा होगी, ठीक है ना, जब मेरा डाई क्लियरेंस ज्यादा होगी तो जो फ्रैक्चर वाला जो पार्ट है, ये जो डी आपको दिख रहा है, ये मेरा ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे मेरी बात। जब मेरा डाई क्लियरेंस ज्यादा होगा तो फ्रैक्चर वाला जो एरिया है वहां पे इंपैक्ट पड़ेगा, और जो डी वाला जो क्रॉस सेक्शन है वहां पे नीचे हल्का सा ये पार्ट जो है बाहर आ जाएगा। अगर डाई क्लियरेंस ज्यादा होगी तो कटिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। डाई क्लियरेंस ज्यादा हो या कम हो उससे बी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो फर्क पड़ेगा वो सी वाले एरिया में पड़ेगा। डाई क्लियरेंस ज्यादा होगा तो मेरा डी वाला एरिया, मतलब जो हल्की से जो नीचे जो ये निप निकली है, ये ज्यादा होगी। डाई क्लियरेंस मेरा कम होगा तो ये मेरा ये वाला हल्का जो पार्ट है, जो नीचे वाला जो पार्ट है, ये कम निकला रहेगा। ठीक है, बेसिकली ये वाला जो पार्ट है, जो फ्रैक्चर वाला जो पार्ट है, वो डाई क्लियरेंस को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। मतलब सही डाई क्लियरेंस वो है जो फ्रैक्चर को कंट्रोल करे, और उसी को हमें कंट्रोल करना है। यहां तक क्लियर है सर? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अब राइट, इसमें यस। अब इसमें जो बर है, आपसे अगर इंटरव्यू में कोई भी पूछे तो आप अगर पूछता है कि भाई बर शीट के टॉप में होती है या बॉटम में होती है, तो आपको बोलना है शीट के बॉटम में होती है। वो बोलता है कैसे, मान लो वो कैसे, या आप अपनी टीम को भी अगर ट्रेनिंग दे रहे हो, आप पूछते हो कि भाई मुझे बता बर टॉप में आता है बॉटम में आता है, वो बोलता है सर बॉटम में आता है। कॉमन सेंस से सब जानते हैं। वो आप पूछो उससे कैसे, ठीक है ना, तो वो उसको अगर जवाब आता होगा तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं आता तो इस डायग्राम से आप अपनी टीम को समझाएंगे कि भाई देख बर ना ऐसे बोलने से नहीं आता, बर ऐसे आता है। ठीक है, जब तक बर को जानोगे नहीं, समझोगे नहीं, तब तक उसको कंट्रोल कैसे करोगे। ठीक है, तो ये जो पार्ट निकला हुआ है इसको बर बोलते हैं। आगे बढ़ता हूं सर। अब मैंने कहा था आपको जो स्क्रैप होता है, अगर आप उसको भी ध्यान से देखेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि मेरी डाई क्लियरेंस करेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, देखो एक्चुअली बर क्या होता है,
अगर आपका हैवी फैब्रिकेशन है तो कुछ सर्टन लेवल तक बर आपको एक्सेप्टेबल होता है, ठीक है ना। बट अगर आपका HVAC का काम है, बारीक काम है, तो आपको ज़्यादा बर भी एक्सेप्टेबल नहीं होता है, ठीक है। लेकिन एक्सेप्टेबल हो चाहे नहीं हो, हमारे को बर को कंट्रोल करना आना चाहिए। अब ये देखो, ये स्क्रैप है जो पंचिंग मशीन के नीचे गिरता है, ठीक है। मैंने क्या कहा था, कुछ पार्ट जो होता है वो शाइनिंग होता है, और जहां पे कटिंग होती है, जहां पे फ्रैक्चर होता है, वहां पे मेरा डल फिनिशिंग होती है, ठीक है। तो यहां पे देखो बर में, ये आपका शीट का स्क्रैप है, ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये शाइनिंग वाला एरिया है, और यहाँ पे कटिंग हुई है, और जो नीचे वाला पार्ट है, ये जो नीचे वाला जो पार्ट है, यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है। तो हमें इसको कंट्रोल करना है, ठीक है। और जो कटिंग वाला पार्ट होता है, जो शाइनिंग वाला पार्ट होता है, वो 10 to 20% ऑफ द शीट थिकनेस होगा। बाकी 80 to 70% जो है वो आपका थोड़ा सा खुरदराप एरिया होगा, जहां पे शीट कटती है, मतलब फटती है, ठीक है। ये डाई क्लियरेंस का चार्ट है। अब क्या होता है, हम लोगों ने एक अपना कन्वेंशन बना रखा है कि भाई 20% ऑफ द शीट थिकनेस, 20% ऑफ द शीट थिकनेस तो जी इसका कटिंग क्लियरेंस होता है। बट 20% ऑफ द शीट थिकनेस सही तरीका नहीं है, ठीक है। अगर मैं नॉर्मल GI की बात करूं तो क्यों नहीं है, मैं बताता हूं। अगर आपकी मशीन बिल्कुल न्यू है, अगर आपकी मशीन नई है, शोरूम से नई निकल के आई है, ठीक है ना, और उसकी अलाइनमेंट वगैरह बहुत अच्छी आपने मेंटेन कर रखी है, तो अगर आप 20% शीट थिकनेस यूज करेंगे तो आपको बर आएगी, ठीक है। वॉट आई मीन टू से इज द बेस्ट डाई क्लियरेंस फॉर MS, if your machine is in top notch condition, then it is 15%, not 20%, ठीक है ना। बट अगर आपकी मशीन पुरानी है, व्हेन आई से पुरानी, इसका मतलब अगर आपके यहाँ पे मशीन की अलाइनमेंट करने का कोई प्रोसेस नहीं है, कोई टाइमलाइन नहीं है। जैसे मैं बहुत कंपनियां जाता हूँ जहाँ पे हर 6 महीने में अलाइनमेंट होती है फिक्स। अमाडा को बुलाते हैं, ट्रूम्फ और मुराडा वाले को बुलाते हैं, वो बंदा अलाइनमेंट करके जाता है एवरी 6 मंथ्स, ठीक है। कहीं कहीं पे 3 महीने में होती है, कहीं कहीं पे कभी हो ही नहीं, ऐसा भी मैंने देखा है, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि यार मेरी मशीन की अलाइनमेंट जो है काफ़ी टाइम से नहीं हुई है, तो मेरे को 20% GI की, MS और GI की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मेरे को तो 20% चलेगा, ठीक है। इफ़ योर मशीन इज इन गुड कंडीशन तो आप 5% सीधा क्लियरेंस को डाउन कर दीजिए, क्लियर कट, किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं आपको कारण बताता हूँ। अगर आपकी अलाइनमेंट रेगुलरली हो रही है, फिर भी अगर आप बड़ी क्लियरेंस मतलब 15 की जगह 20% डाई क्लियरेंस यूज कर रहे हैं, तो आपकी मशीन के अलाइनमेंट में नुकसान करेगा, ठीक है। तो मतलब कोई भी बंदा अगर आपको बोलता है, या कोई ऑपरेटर, आपने इंटरव्यू लिया किसी ऑपरेटर का और उससे पूछा कि भाई तू बता क्या डाई क्लियरेंस यूज करता है, वो बोलता है जी 20%, ठीक है ना। तो आपको बोलना पड़ेगा भाई 20% किस बेसिस पे, अगर मेरी मशीन नहीं है तो बता क्या क्लियरेंस यूज करेगा, अगर मेरी मशीन बहुत पुरानी तो बता के क्लियरेंस यूज करेगा, मेरी टर्रेट की सारी कीज अगर नहीं है, ठीक है ना, तो मेरे को बेस्ट वाला पार्ट लेना पड़ेगा। तो ये एक चार्ट है, आपको किसी भी टूलिंग मैन्युफैक्चरर से आप पूछोगे ना, वो आपको ये मैक्सिमम वाला पार्ट लेके बताएगा, ठीक है। लेकिन ये मिनिमम, बेस्ट और मैक्सिमम वाला जो पार्ट है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये आपको मैं ही बता रहा हूँ, ये मैंने आउट ऑफ एक्सपीरियंस निकाला है, ठीक है। तो इसकी भी फोटो आप खींच लीजिए, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है, जैसे कि आज ये आपने सुनने के बाद अगर आपने अपनी मशीन की अलाइनमेंट करा ली, कल करा लिया, तो आपको अपनी डाई क्लियरेंस को डाउन करनी पड़ेगी, ठीक है। यहां तक बिल्कुल क्लियर है। तो डाई क्लियरेंस की 3 रेंज हो गई हमारे पास, मिनिमम, बेस्ट और मैक्सिमम। मिनिमम हम तब जब चेक करेंगे जब हमारी मशीन बिल्कुल नहीं हो, बिल्कुल नहीं हो। नई मशीन में आप 2, 3, 4 साल तक मिनिमम डाई क्लियरेंस पे काम कीजिए, ठीक है ना। जब आपकी मशीन 5 साल पुरानी हो जाती है और आप जब अलाइनमेंट हर 3 महीने 6 महीने पे करते हैं, तो फिर आप ये बेस्ट वाला चार्ट यूज़ कीजिए फॉर एनी शीट थिकनेस, फॉर एनी मटेरियल। और अगर मान लीजिए कि आपके पास मशीन अलाइनमेंट करने का कोई प्रोसेस नहीं है,
कभी होती है कभी नहीं होती है, तो फिर आप ये वाला चार्ट यूज़ कीजिए, ठीक है। क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि मार्केट में अगर 200 लोग हैं पंचिंग का काम करते हैं, तो हर बंदे का अपना अपना तरीका है, कोई मशीन मेंटेनेंस करता है कोई नहीं करता है, सबका करता है। बट हम एज अ टूलिंग सप्लायर, एज अ मैन्युफैक्चरर, इट इज़ माई जॉब टू टेल यू द राइट क्लियरेंस, to teach you how to select the right clearance according to your machine condition. करेक्ट करेक्ट। अब आप बोलोगे कि सर मेरे को ना बेस्ट वाला पार्ट सेलेक्ट करना है आगे से, तो मैं अपनी मशीन में क्या क्या चीज़ें करूं जिससे कि मैं बेस्ट वाला पार्ट यूज़ कर लूं, ठीक है। बेस्ट वाला डाई क्लियरेंस सेलेक्ट करने से क्या होता है, आपकी मशीन का जो रैम होता है वो कभी ख़राब नहीं होता। नंबर 2, आपकी शेयर प्लेट कभी टूटती नहीं है। नंबर 3, आपकी मशीन कभी भी एक्सेस टनेज में काम नहीं करती। आपकी जब मशीन का जब टनेज कैलकुलेट होता है तो मशीन का बिजली का बिल भी कम आता है। तो आप बोलोगे सर बेस्ट को करने के लिए मुझे मशीन में क्या क्या चेंज करने पड़ेंगे। चेंजेस ये करने पड़ेंगे, आपको हर 3 महीने या 6 महीने पे मशीन को अलाइनमेंट करने का एक प्रोसेस अपने यहाँ सेटअप करना पड़ेगा। या तो खुद से कर लीजिए या तो किसी बाहर वाले से करा लीजिए, नंबर 1। नंबर 2, हर 6 महीने में या हर साल भर में आपको सारे टरेट में जो चाबियां लगी होती हैं, जो लोअर असेंबली में जो कीज़ होती हैं, जो अपर असेंबली में जो कीज़ होती हैं, छोटी छोटी कीज़ होती हैं, ठीक है, वो आपको हर 6 महीने में 8 महीने में बदलने पड़ेंगे। तो 2 ये चीज़ अगर आप कर लेते हो तो आपका इस बेस्ट कैटेगरी में आ जाता है डाई क्लियरेंस का सिलेक्शन। और इसका फ़ायदा ये होता है बेस्ट में, आपकी मशीन आवाज़ कम करेगी, आपकी मशीन का टनेज कम होगा, टनेज कम होगा तो बिजली का बिल कम आएगा, जब टनेज कम होगा तो आपका रैम पे लोड नहीं बढ़ेगा, जब आपका रैम पे लोड नहीं बढ़ेगा तो आपके बॉल स्क्रू भी खराब नहीं होंगे, मतलब मशीन एकदम प्रॉपर सिचुएशन में चलेगी, ठीक है। यहां तक डन है, यहां तक डन है। आगे बढ़ू सर, मनोज जी, भूपेंद्र जी, अब्दुल जी। तो ट्रेनिंग लिए यस यस सर। चलो ओके। अब डाई क्लियरेंस कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये बहुत सिंपल है, इसमें ज़्यादा टाइम मैं अपना आपको वेस्ट नहीं करूँगा। अगर मान लीजिए 2 mm की मेरी शीट है और अगर हम बेस्ट वाला पार्ट यूज़ करते हैं, 15 mm वाला पार्ट यूज़ करते हैं, 15% करते हैं, तो 15% ऑफ 2 mm इज इक्वल टू 0.3। डाई क्लियरेंस पंचिंग लाइन में टोटल की बात की जाती है, पर साइड की बात नहीं की जाती, टोटल की बात की जाती है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा कैलकुलेशन है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका वाला पार्ट, ठीक है, ये हो गया आपका वाला पार्ट। अब एक मैन्युफैक्चरर जैसे कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ताकि हम इंश्योर करें कि भाई कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, बट डाई क्लियरेंस वाला जो मैटर है ये इंस्टा टूल कैसे इसको सॉल्व करता है आपके लिए, ठीक है। इंस्टा टूल कैसे सॉल्व करता है, हम ये मान के चल सकते हैं कि भाई आपके यहाँ ऑपरेटर प्रोग्रामर या जो कोई पुराना एक्सपर्ट है उसने हमें डाई क्लियरेंस का परसेंटेज यहाँ पे गलत सेलेक्ट करके दे दिया, ठीक है। कभी अगर 15% चाहिए तो 20 दे दिया, 10 चाहिए तो 15 दे दिया, ठीक है। बट हम ये मान के चलते हैं एज अ मैन्युफैक्चरर कि भाई गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन उसको करेक्ट करना और उसको आइडेंटिफाई करना हमारी जिम्मेवारी बनती है। तो आप जो भी डाई क्लियरेंस हमारे को कस्टमर ऑर्डर में देता है, ठीक है ना, तो हम कस्टमर के डाई क्लियरेंस को हम फाइनल नहीं मानते, ठीक है। कभी भी कस्टमर हमारे को टूलिंग का ऑर्डर देता है या इंक्वायरी आती है और वो लिख देता है कि मेरे को ये 0.3 चाहिए, 0.4 चाहिए, 0.6 डाई क्लियरेंस चाहिए, 0.12 क्लियरेंस चाहिए, तो हम सबसे पहले तो उसकी शीट थिकनेस पूछते हैं और लास्ट अलाइनमेंट आपने कब करी है हम वो पूछते हैं, और टरेट की कीज की पोजीशन पूछते हैं कि क्या है। ये 3 चीज़ें पूछ ली, वो हमें बताता है कि हाँ सर हमने ऐसे ऐसे किया, ऐसे ऐसे किया, हमने अपने माइंड में पिक्चर बना ली। उसके बाद आपके एप्लीकेशन को सूट करते हुए हम इन 3 तरीके के टेपर में से कोई एक टेपर चूज करके आपको दे देते हैं बिना आपको बताए। ऑफ कोर्स आप पूछेंगे तो आपको बताएंगे, ऐसा कुछ सीक्रेट नहीं है, ठीक है ना। बट ये 3 तरीके के टेपर होते हैं जो आपके डाई क्लियरेंस में अगर थोड़ी बहुत 19-20 का एरर भी हो गया
तो ये 3 तरीके के टेपर जो हैं वो उसको कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूं ये क्या तरीका है। ठीक है, पॉजिटिव टेपर, ठीक है, इसमें जो हम वायर कट करते हैं डाई, उसमें कंप्लीट इस तरीके का टेपर होता है स्क्रैप जब गिरता है तो। ठीक है, ये कब काम आता है आपके लिए, जब आप 2 mm से ज़्यादा की जीआई की शीट का काम कर रहे हैं। ठीक है, और आपकी मशीन जो है थोड़ी मैनेज्ड कम है, जिसकी अलाइनमेंट थोड़ी बहुत आउट होने का डर है और चाबियां भी नई नहीं है। तो जब मैं आपसे पूछता हूं कि सर मुझे ज़रा बताओ कि आपकी अलाइनमेंट कब है क्या नहीं है, क्या सिचुएशन है, तो अगर आप बोलते हो कि सर अलाइनमेंट तो कब हुई थी याद नहीं है मुझे, और चाबियां फिलहाल ठीक है बट बदलने की टाइम आ गया है, अभी नहीं बदलेंगे सर, बजट कम है, 6 महीने बाद बदलेंगे, और मेरे 2 mm का जीआई है, तो मैं आपको ये वाला डाई सजेस्ट करूंगा। ठीक है, अगर आपने मुझे बोला कि सर मेरी मशीन का अलाइनमेंट जब हमने खरीदी थी तो उसके बाद से दोबारा हुई नहीं, ठीक है ना, मशीन भी मेंटेनेंस में कभी नहीं आई, हम तो चला रहे हैं सर, नॉन स्टॉप चला रहे हैं, फिर हम आपको ये वाले डाई देते हैं, नेगेटिव टेपर। ठीक है, अगर आप बोलोगे कि सर हम ना एसएस का काम करते हैं, एसएस का काम करते हैं, और हमारा ना 1 mm से लेकर 1.5 mm तक का एसएस का काम है, और हम चाहते हैं कि कॉमन डाई यूज़ करें या इस तरीके का कुछ अगर आपका डाउट है, कंसर्न है, तो फिर हम आपको ये स्लग ट्रैप टाइप का डाई बना करके देते हैं। व्हाट आई मीन टू से इज कि आपके टूलिंग मैन्युफैक्चरर को आप क्या डाई सेलेक्ट करनी है उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए। ठीक है ना, अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई करता नहीं है, कोई मैन्युफैक्चरर नहीं करता, डीलर्स को तो नॉलेज ही नहीं है इतनी। ठीक है, तो आपको अपने मैन्युफैक्चरर को बताना पड़ेगा कि आपकी मशीन की करंट कंडीशन क्या है, तब जाकर के वो सही क्लियरेंस आपको भी रेकमेंड कर पाएगा और सही डाई क्लियरेंस आपके हिसाब से करके देगा। मैं आपको बता रहा हूँ ये इतनी छोटी सी चीज़ है जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने और आपके टूलिंग सप्लायर ने मिलके इसके ऊपर अगर काम कर लिया ऑन दी रिसिप्ट ऑफ एनी इंक्वायरी, तो आपकी डाई जो मान लो अगर 10 लाख हिट काट रही है, ये सीधा सीधा 15 से 17 18 लाख हिट चली जाएगी बड़े आराम से। ठीक है, बट अगर आपका टूलिंग मैन्युफैक्चरर इस तरीके से काम कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इसकी फोटो खींच लीजिए और उसको शेयर कर दीजिए कि भैया इसमें से तू मुझे बता क्या मुझे सेलेक्ट करके देगा क्लियरेंस, करेक्ट, इसकी फोटो खींच लीजिए, इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि कई बार क्या होता है, इंजीनियरिंग और साइंस अपनी जगह पे, आपके मशीन का ऑपरेटर प्रोग्रामर जो है ना, उसका एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। ठीक है, उसका एक्सपीरियंस भी मैटर करता है, करेक्ट। कई बार क्या होता है, मैंने ये देखा है कि 90% ये जो मैं साइंस पढ़ा रहा हूं आपको, ये ऑपरेटर के सामने फेल हो जाती है। ऑपरेटर का जो एक्सपीरियंस होता है, 20-30 साल पुराने ऑपरेटर का जो एक्सपीरियंस होता है, वो इस पूरी साइंस को बाईपास कर देता है। ठीक है, बट ऐसा बहुत रेयर देखा है मैंने, बट हो सकता है आपकी कंपनी में हो, आपकी कंपनी में हो सकता है कोई बहुत पुराना ऑपरेटर हो जिसने पंचिंग मशीन को 30 साल से ऑब्जर्व किया है, जो आपकी मशीन को स्टार्टिंग से जान रहा है, उसकी राय को इन टर्म्स ऑफ डाई क्लियरेंस हम उसको नज़रअंदाज नहीं करते। मतलब अगर आपके पुराने ऑपरेटर ने बोला कि सर देखो आपकी साइंस तो बता रही है कि इसके लिए 0.2 क्लियरेंस चाहिए, लेकिन आप मेरे को 0.25 दो, क्यों, क्योंकि हमारा जो शीट जहाँ से आता है उसकी शीट थिकनेस पूरी बराबर नहीं होती, कहीं कहीं पे 0.1 का फ़र्क आ जाता है, कहीं कहीं पे 50 माइक्रोन का फ़र्क होता है शीट थिकनेस में। ठीक है ना, तो अगर आप इस साइंस के हिसाब से मेरे को दोगे तो मेरी डाई टूट जाएगी, क्योंकि मेरे जो मशीन, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि जो मेरी शीट आ रही है जहाँ से भी हम खरीद रहे हैं, उसकी थिकनेस जो है वो पूरी अच्छे तरीके से मेंटेन्ड नहीं है। ये तो एक्सपीरियंस ऑपरेटर ही बताएगा भाई, ये साइंस जो है ये तो मान के चल रहे हैं कि भाई शीट जो है पूरी मेरी यहाँ से लेके 1270 mm तक एक थिकनेस की हो, बट नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि ऑपरेटर बोलता है कि हाँ सर हम अलाइनमेंट तो करते हैं अलाइनमेंट, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट लेकिन हमारा अलाइनमेंट करने के तरीके में थोड़ा सा कमी है। ठीक है ना, तो आप बिल्कुल एक्यूरेट डाई क्लियरेंस मत देना, थोड़ा सा 2-3% एक्स्ट्रा पकड़ के चलना। व्हाट आई मीन टू से इज कि आपके फैक्ट्री में जो एक्सपीरियंस ऑपरेटर प्रोग्रामर है उसकी राय लेना भी हमारे को इसमें ज़रूरी है। ठीक है,
तो जो हमारे पुराने, अब इंस्टा टूल जो है वो कैसे करता है, जो हमारे पुराने कस्टमर्स होते हैं उनमें तो हम ऑपरेटर प्रोग्रामरों से बात करते रहते हैं रेगुलरली, ठीक है। जो नए कस्टमर आते हैं तो हम परचेज की टीम से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई मेरे को ना आप अपने जो पुराना ऑपरेटर है, पुराना प्रोग्रामर है, उससे 10 मिनट ज़रा फ़ोन पे बात मेरी ज़रूर करा दो। उससे मैं समझ जाता हूँ बातों बातों में कि मेरे को कौन सा वाला एरिया इसमें से चूज़ करना है और कौन सा वाला डाई मुझे आपको रेकमेंड करना है, ठीक है। ये सारी एक्टिविटी इसलिए होती है ताकि जो टूल आपका मान लेते हैं 10 लाख हिट चल रहा है, वो कुछ हम बातचीत करके, कुछ समझ के, थोड़ा साइंस टेक्नोलॉजी लगा के, थोड़ी सी इंजीनियरिंग लगा करके उसको हम 50 to 60% लाइफ को बढ़ा लें, और कोई मोटिव नहीं है हमारा, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मशीन के ऊपर डाई लगता है, ठीक है। डाई इज़ अ पार्ट ऑफ द मशीन। हम जितनी मर्जी भी टेक्नोलॉजी लगा लें, लेकिन अगर हमारी मशीन प्रॉपर मेंटेन्ड नहीं है, ठीक है, तो हम और आप दोनों फेल हो जाएंगे। तो मैंने ये एक मशीन मेंटेनेंस चेकलिस्ट बनाई है, ये मशीन मेंटेनेंस चेकलिस्ट बनाई है, जो मैं चाहता हूँ कि आप भी अपनी एक मशीन मेंटेनेंस चेकलिस्ट बनाइए और बड़े सा प्रिंट आउट करके अपने मशीन के ऊपर 4 मैग्नेट से इसको चिपका दीजिए, ठीक है। ये 10 पॉइंट मैंने बनाए हैं, आप चाहो तो इसकी फ़ोटो भी खींच सकते हो, ठीक है। ये 10 पॉइंट मैंने बनाए हैं अपने एक्सपीरियंस से, लोगों से बात करके, आप इसकी फ़ोटो ले लीजिए। और रोज़ सुबह 5 मिनट की खड़े पैर की मॉर्निंग मीटिंग अपने प्रोग्रामर ऑपरेटर के साथ कीजिए कि भाई इसके अंदर जो डेली टास्क है वो करो, वीकली टास्क है वो किया कि नहीं किया, कुछ मंथली टास्क है वो किया कि नहीं किया, कुछ एनुअल टास्क है वो किया नहीं किया। उससे क्या होगा, एक कल्चर बिल्ड हो जाएगा आपके यहाँ पे, ठीक है। तो एक मशीन मेंटेनेंस चेकलिस्ट बनाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, बर को कंट्रोल करने के लिए एक चीज़ ऐसी है जो मैंने बहुत कम कंपनियों में देखा है। जब भी हम टूल को ग्राइंड करते हैं, पंचिंग टूल को जब भी हम ग्राइंड करते हैं, ग्राइंड करने के बाद एक इसके अंदर कुछ चेंजेस आ जाते हैं, फिजिकल चेंजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये चुंबक बन जाता है, मैग्नेट बन जाता है, ठीक है। ये एक कॉन्सेप्ट होता है कि किसी भी लोहे को जब आप ग्राइंड करोगे लगातार आगे पीछे, तो इसके जो रेशे होते हैं वो सारे एक दिशा में आ जाते हैं, एक डायरेक्शन में आ जाते हैं। एक डायरेक्शन में होने की वजह से वो मैग्नेट बन जाता है। अब आप मेरे को बताइए कि अगर मैग्नेट बने हुए पंच और डाई को अगर मैं इस्तेमाल करूंगा तो क्या मेरा टूल अच्छा चलेगा या नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, ठीक है। तो मेरा आप सबको ये सुझाव है जो मैं हर ट्रेनिंग में देता हूँ, सबको देता हूँ, कि आफ्टर रीग्राइंडिंग, टूल को रीग्राइंड करने के बाद एक छोटा सा ये डीमैग्नेटाइजर आप मार्केट से ले लो, 500-600 रुपये का मिलता है। इसको ऑन करके आपने बस टूल को इस डीमैग्नेटाइजर के प्लेट के ऊपर ऐसे 5 सेकंड के लिए रख देना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। इसको करने से आपका पंच जो है, जो चुंबक बन गया था ग्राइंडिंग के बाद, वो हट जाएगा और आपका टूल जो है वो पहले जैसे नया चल जाएगा, ठीक है। ये छोटी सी चीज़ करने से भी जो टूल आपका जैसे भूपेंद्र जी जो हैं, आप मोटी शीट पंच करते हो, ठीक है ना सर। आप जब ग्राइंडिंग करते हैं तो जल्दी जल्दी ग्राइंड करते हैं आप, ठीक है। तो अगर आप अपने पंच को ग्राइंड करने के बाद डीमैग्नेटाइज करेंगे तो आपका पंच जो जल्दी टूट जाता है, 60-70 हज़ार हिट पे टूट जाता है, वो ज़्यादा चलेगा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा एक पार्ट सबको अपने पंच प्रेस मशीन के ग्राइंडिंग डिवीजन में ला करके रख देना चाहिए, ठीक है। मशीन मेंटेनेंस चेकलिस्ट मैंने आपको इधर बता दिया था। तो मैं क्विक रिकैप कर लेता हूँ। हमने क्या डिस्कस किया कि भाई बर कैसे बनती है। हमने डिटेल डायग्राम आपको दिखा दिया, बर क्या होता है, कैसे बनता है, इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू क्या होता है। मैंने 3 फेजेस ऑफ पंचिंग होल बता दिए, क्या होता है, डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, मैं आपको दिखा देता हूँ, याद आ जाएगा। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, पेनेट्रेशन एंड फ्रैक्चर, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या डिस्कस किया, स्क्रैप को कैसे रीड करना है, ठीक है।
डाई क्लियरेंस का चार्ट मैंने आपको दे दिया बेस्ड आउट ऑफ 3 पैरामीटर्स, बेस्ट, मिनिमम, बेस्ट एंड मैक्सिमम। इसको सिलेक्शन करने का क्या क्राइटेरिया होता है वो भी मैंने अच्छे से डिस्कस कर लिया। टाइप ऑफ डाई टेपर, टाइप ऑफ डाई का जो टेपर होता है वो आपके टूलिंग कंपनी को आना चाहिए कि भाई अगर डाई क्लियरेंस को अगर हमने सही से सेलेक्ट नहीं भी किया फिर भी हमारी डाई जो है वो अच्छा चले, उसके लिए डाई में कुछ हमें चेंज करने पड़ेंगे, जिसमें हमारी स्पेशलिटी है इंस्टा टूल की। आफ्टर रीग्राइंडिंग प्लीज़ 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 अपने टूल को डीमैग्नेटाइज करने का प्रोसेस अवश्य कीजिए, ठीक है। लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कि जो हमारा ऑपरेटर प्रोग्रामर होता है उसके एक्सपीरियंस को भी हमें अपने साइंस के साथ मैच कराना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे हम लोग कहते हैं ना बड़ों का तजुर्बा होता है, तजुर्बा इंपॉर्टेंट होता है, तो साइंस अपनी जगह पे है, तजुर्बा अपनी जगह पे है। जब साइंस और तजुर्बा मिक्स हो जाता है तो रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, ठीक है। तो मैंने ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स मेरे पास हैं जिसमें से एक टॉपिक मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, ठीक है ना। और हर शनिवार को ऐसे जैसे मैंने आपके साथ अभी ट्रेनिंग करी है, हर शनिवार को मैं नए नए टॉपिक्स पे ट्रेनिंग लाता रहता हूँ और अपने कस्टमर्स के साथ, चाहे आप कस्टमर हो चाहे कस्टमर नहीं हो, मैं ये फ्री में 1 घंटे की ट्रेनिंग पूरे अपनी इंडस्ट्री को प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। अब आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप जिस तरीके की ट्रेनिंग में कंडक्ट कर रहा हूँ आप अपने कंपनी में जैसा चल रहा है चलता रहे, जो आपको समझ में आ रहा है आप लड़कों को ट्रेनिंग दें या ना दें, ये आपका चला आ रहा है, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि एवरी सैटरडे, ठीक है, एवरी सैटरडे मेरे साथ 1 घंटा आप अपने कंप्यूटर पे लॉग इन करके जो मैं टॉपिक आपको समझा रहा हूँ वो आप समझिए, अपनी टीम को भी समझाइए, ठीक है ना। और जो मैं ये ट्रेनिंग कंडक्ट कर रहा हूँ इसकी मैं रिकॉर्डिंग भी आपसे दे दूंगा। उससे क्या होगा कि आपके पास एक ट्रेनिंग की वीडियो लाइब्रेरी तैयार हो जाएगी आने वाले महीनों के बाद, ठीक है। जो भी नया प्रोग्रामर ऑपरेटर आएगा आप ये वीडियो दिखा करके आप अपने लड़कों को बिना किसी मेहनत के आप अपने आप पे ट्रेन कर लेंगे, ठीक है। तो जो मैं वीडियो अभी बनाई है उसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको दे दूंगा, उसको कहीं पे आप सेव कर लेना। कोई नया लड़का आता है ऑपरेटर प्रोग्रामर या ग्रेजुएट ट्रेनी भी आता है, आप उसको, या फैब्रिकेशन कोई आता है, आप उसको ये ट्रेनिंग की सारी लाइब्रेरी जो आने वाले टाइम में मैं आपको देता चला जाऊंगा आप उसको दिखा सकते हैं। आपके कंपनी की फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग की जिम्मेवारी मेरी, और बेस्ट पार्ट ये है कि मैं इससे आपके लिए आपसे 1 रुपये भी चार्ज नहीं कर रहा हूँ, इट इज कंप्लीटली फ्री, ठीक है। ठीक है जी, अब्दुल जी, भूपेंद्र जी, मनोज जी, ठीक है। यस सर। राइट यस। सर। अब ये तो हो गया सैटरडे को, तो मैं आपको यही मिलूंगा सबको, ठीक है। इसके अलावा कोई टेक्निकल डिस्कशन आपको करना है, किसी तरीके का आपको टीम ट्रेनिंग करनी है, किसी तरीके की आपकी टूलिंग रिक्वायरमेंट है, तो ये मेरा फ़ोन नंबर है, ये मेरा ईमेल आईडी है, आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसकी आप फोटो खींच लीजिए। अब मेरे एंड से ट्रेनिंग ख़त्म हो गई है, बट जाने से पहले मैं आप सबको कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ, ठीक है। ये जो मैंने बुक लिखी थी ये आप सबको मैं भेज सकता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। आप मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए कि भाई हर्ष मेरे को अपनी बुक भेज दो, मैं आपको यहाँ से कोरियर कर दूंगा, ठीक है। ये मेरा पहला गिफ्ट। दूसरा गिफ्ट, जो मैंने CNC बेंडिंग मशीन और CNC पंचिंग मशीन की जो चेकलिस्ट की बात करी थी, ये चेकलिस्ट मैं आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी व्हाट्सएप या मेल पे भेज दूंगा। करना आपको ये होगा कि मान लो अगर मैंने 10 पॉइंट इसके अंदर लिखे हैं, आप इसके अंदर अपने भी कुछ पॉइंट्स ऐड करके बड़ा सा प्रिंट आउट निकाल करके अपनी मशीन पे चिपका सकते हैं। तो ये 10 पॉइंट 20 पॉइंट जो भी मैंने अपने एंड से लिखे हैं वो आपको दोबारा रिपीट नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है। तीसरा गिफ्ट, मैंने एक टूलिंग इन्वेंट्री मैनेजमेंट शीट डेवलप करी है जहाँ पे आपके पास कौन सा टूल कितना है, कब आपको नया टूल खरीदने की ज़रूरत पड़ रही है, क्या है क्या नहीं है, आपकी टूलिंग की इन्वेंट्री सारी एक जगह पे इकट्ठी हो जाएगी, ठीक है।
तो ये टूलिंग इन्वेंटरी मैनेजमेंट शीट भी मैंने बनाई है, ये मैं अपने सारे कस्टमरों को मैं देता हूँ, ये मैं आपको भी दे दूंगा और आपके साथ मिलके इसको सेटअप भी करवा दूंगा। ठीक है जी, मेरी तरफ से इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। और अब आप अपने अपने कैमरा ऑन कर लीजिए और मेरे को ज़रा बताइए कि ये ट्रेनिंग आपको कैसी लगी और इसमें इसमें और हमारे लिए क्या इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, क्या है, एक बार ज़रा मुझे आप थोड़ा सा बताइए प्लीज़। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, भूपेंद्र जी पूछ लीजिए सवाल। मनोज जी कोई सवाल है तो पूछ लो सर। सर एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ पूछिए। अ, सर तब एक 2-3 महीने पहले हम टोटल जो पार्ट शीट में पंचिंग करते थे। आपकी आवाज़ कट रही है मनोज जी। हेलो। हाँ जी बोलिए सर। हेलो। बोलिए सर बोलिए। 2-3 महीने पहले हम सब पार्ट शीट में पंचिंग करते थे। ठीक है। सम ऑफ इम्प्रूवमेंट्स हमने कुछ नया तरीका लगाया, तो हमने विड्थ में कॉमन कर लिया, खाली ठीक है। लेंथ में कटिंग करना चालू किया, तो उससे हमारा स्क्रैप बच गया। बिल्कुल। ठीक है। बट आफ्टर दैट कि हमारा जो प्री पंच वाला टूल है, हम्म। लाइक 2.5 राउंड वाला, वो हम्म। ज्यादा ब्रेक होने लगा। इसका क्या रीजन हो सकता है? आप क्या शीट थिकनेस यूज़ कर रहे हो? हमारा मैक्सिमम शीट थिकनेस 1.6 तक है सर। 1.6 है। और क्या यस। मटेरियल है, जीआई है? नहीं, सीआरपी। सीआरसी है। आप 1.6 शीट थिकनेस में 2.5 का जो पंच चला रहे हो वो ब्रेक हो रहा है। हाँ, मैक्सिमम कॉइल जब यूज करते हैं, मतलब विड्थ में जो कॉमन रहती है, हम्म। जो लेंथ में बढ़ती है, वहां पे ज्यादा हो रहा है। अगर मैं टोटली शीट यूज करूंगा तो उसमें कम होता है। ओके। आप मेरे को उसका कोई ड्राइंग मतलब भेज सकते हो क्या कंपोनेंट का? हाँ, कंपोनेंट का ड्राइंग भेज सकता हूँ। आप मेरे को जो आपका नेस्टिंग है ना, आप मुझे उसका नेस्टिंग भेजो, मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ। आप ये कह रहे हो कि ठीक है जब हम सर। शीट के जब एज में करते हैं तो वहां ब्रेक होता है, कोने में? नहीं, कोने में नहीं, वो बीच में ब्रेक होता है। अगर मैं स्टैंडर्ड शीट यूज करूँ, हम्म। 1250 बाई 2500 का, तब चलता है। तो वहां पे वो चलता है। अच्छा। अगर मैं वहां पे मेरे पार्ट का विड्थ अगर नियर अबाउट 250 है, हम्म। तो मैंने वो कॉमन कर लिया और हम्म। मैंने खाली लेंथ में कटिंग करना चालू किया, मैं समझ गया। तो मेरे को वहां पे नेस्टिंग, वो ब्रेक होता है। मेरे को नेस्टिंग भेजो सर इसका, ठीक है ना? यस सर। मेरे यस को सर। मेरे ईमेल आईडी पे इसका नेस्टिंग भेजो। मैं आपको ना इसका प्रोग्रामिंग का थोड़ा सा सीक्वेंस आगे पीछे करना होगा, ठीक है? वो मैं यस आपको सर। बता दूंगा कि ये वाला होल आपको कब करना है, स्टार्टिंग में करना है या लास्ट में करना है, ठीक है? ओके, ठीक है, वो नो मैं आपको इशू। बता दूंगा, आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, जब हम ये इस तरीके से जब कर रहे हैं ना, जब हम शीट को जब लेंथ वाइज काट रहे हैं, ठीक है, बड़ी शीट में नहीं हो रहा क्योंकि बड़ी शीट का अपना वजन होता है। बड़ी शीट जो है मेरी ब्रश के ऊपर आराम से बैठी हुई है। जब हम छोटा कंपोनेंट लगाते हैं लेंथ वाइज, तो मेरा जो शीट है ना वो ब्रश के ऊपर पूरा रेस्ट नहीं करता, वो हल्का सा उठा रहता है। ओके। उस वजह से मोटा पंच तो चल जाता है, छोटा पंच जो है वो कमजोर होता है, इसलिए वो टूट जाता है। आप मेरे को टूट नेस्टिंग जाए। भेजना, मैं इसका आपको तरीका बता दूंगा, ठीक है? यस सर, नो इशू। यस सर। और सवाल पूछिए अब्दुल जी, भूपेंद्र जी, कोई सवाल, ये खत्म करें। मेरा तो एक क्वेश्चन था, पानी उस दिन कैंसर रिलेटेड, वो आपने सॉर्ट आउट करा ही दिया था। कौन सा बाकी वाला सर? कैनिस्टेशन, मेरा कैनिस्टर से रिलेटेड एक पॉइंट था कैनिस्टर ना। वाला कंसर्न था आपका, हाँ हाँ, हाँ मुझे हाँ। सॉर्ट आउट करा ही दिया, उसके लिए थैंक्स सर। बाकी सेशन आपका बहुत अच्छा था। हाँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। आपके केस में भूपेंद्र जी मैं आपको सजेशन देता हूँ, जो आपका डिस्क स्प्रिंग है ना, डिस्क स्प्रिंग, आपके केस में डिस्क स्प्रिंग की कहानी है सारी, ठीक है? आपके यहाँ पे डिस्क स्प्रिंग जो है आपको अपने स्टॉक में नए लगाने पड़ेंगे सर, मतलब आप समझ रहे हो? डिस्क स्प्रिंग जो आपकी एक बी स्टेशन की असेंबली में जो भी 15-16 डिस्क स्प्रिंग जो लगती हैं, छोटी छोटी जो स्प्रिंगें लगती हैं राउंड, ठीक है, वो आपका क्योंकि शीट थिकनेस बहुत ज़्यादा है, आपकी स्प्रिंग जो है ना, आपको हर असेंबली में 2-2 महीने में आपको डिस्क स्प्रिंग अगर नहीं बदल लोगे ना, तो आपका पंच भी टूटना बंद हो जाएगा सर, ठीक है? तो तो बस से आपका करते हैं। आपका पंच खराब नहीं है, आपका टूल बढ़िया है,
बट क्योंकि डिस्क स्प्रिंग बैठ जाती है इसलिए वो चलते चलते पंच भी तोड़ देती है। क्योंकि आपका नॉर्मल 1 mm 1.5 mm नहीं है ना, आप काट भी रहे हो 4 mm 5 mm, समझ रहे हो। तो जा रहा हूँ। तो आपकी डिस्क स्प्रिंग जो बैठ जाती है चलते चलते वो पंच भी तोड़ देती है 2 महीने बाद या 1 महीने बाद। तो आपका पंच का प्रॉब्लम नहीं है, आपका स्प्रिंग पैक का इशू है। आपको डिस्क स्प्रिंग जो है ना, ये इसका तो खर्चा आपको तो थोक के भाव में आपको खरीद के रख लेनी चाहिए अपने पास, सस्ती आती है, महंगी आइटम नहीं है। मैं आपको वेंडर दे दूंगा उसका, ठीक है, जहाँ से हम खरीदते हैं, आप वहाँ से मंगा लो, अपने पास रख लो। और लड़के को बोलो भाई हर महीने में सारी असेंबली की डिस्क स्प्रिंग बदल, क्योंकि डिस्क स्प्रिंग की कॉस्ट कम है, पंच की ज़्यादा है, ठीक है।